सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट 5 का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विखाता पद्धति या डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डबल अकाउंट सिस्टम किस प्रकार के उद्योगों में या किस प्रकार की संस्थाओं में इसका हम प्रयोग करते हैं और इसका अभिप्राय क्या है। देखिए, जो जनोपयोगी संस्थाएं होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस सप्लाई, रेलवे कंपनीज़, वाटर सप्लाई कंपनीज़ आदि, जो कि संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आती हैं, जिनका समाज को सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगभग एकाधिकार यानी मोनोपोली होती है, ऐसी संस्थाओं को बहुत बड़ी मात्रा में फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो कि फिक्स्ड रूप से इनकी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड रहती है। इस पूंजी का बहुत बड़ा भाग जनता यानी पब्लिक से प्राप्त किया जाता है। इसलिए इनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन कंपनीज़ की कि ये, क्योंकि पैसा जनता का लगा है, तो जनता को ये स्थायी पूंजी की प्राप्ति के साधनों और इनके उपयोग के बारे में प्रकटीकरण पूरी तरह से करें। इन संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम लेखों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक आम व्यक्ति भी इन लेखों को देखकर इनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनके जो लेखे हैं उनका प्रस्तुतिकरण द्विखाता पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। द्विखाता पद्धति को दोहरा लेखा प्रणाली नहीं समझ लेना चाहिए। द्विखाता पद्धति कोई लेखा करने की प्रणाली नहीं है। द्विखाता पद्धति तो जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खातों को प्रस्तुत करने की एक विधि मात्र है। जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा भी तलपट तक बनाने का काम तो नॉर्मल व्यावसायिक संस्थाओं की तरह ही दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन ऐसी संस्थाओं के अंतिम खातों में और व्यावसायिक संस्थाओं के अंतिम खातों में अंतर होता है। जनोपयोगी संस्थाएं जो होती हैं, ये जो है एक P&L के आधार पर एक P&L की जगह पर दो खाते बनाती हैं, रेवेन्यू एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट, और एक बैलेंस शीट की जगह पर ये दो विवरण बनाती हैं, पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण और दूसरा जनरल बैलेंस शीट यानी कि सामान्य चिट्ठा। इसीलिए इस पद्धति का नाम डबल अकाउंट सिस्टम पड़ा, द्विखाता पद्धति पड़ा। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था और प्रेजेंटली सभी कंट्रीज़ में इस पद्धति को अडॉप्ट किया जा रहा है। इंग्लैंड में सबसे पहले 1868 में रेलवे कंपनी एक्ट के प्रावधानों के तहत इसका प्रयोग कंपलसरी किया गया था। इसके बाद 1871 में गैस सप्लाई कंपनीज़ में और 1882 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज़ में इसे कंपलसरी कर दिया गया। अब प्रेजेंटली सभी जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो हमें ये देखना है, जैसा कि अभी हमने बात करी, कि इनके अंतिम खाते नॉर्मल व्यावसायिक संस्थाओं से थोड़े अलग होते हैं। एक P&L की जगह पर यहाँ पर दो खाते बनाए जाते हैं, रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू। तो जैसे व्यावसायिक संस्थाएं आय और व्यय के विवरण के रूप में लाभ हानि खाता बनाती हैं, उसी तरह से जनोपयोगी संस्थाएं जो हैं वो आय व्यय विवरण के रूप में अपना रेवेन्यू अकाउंट बनाती हैं। इसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधित आय और व्यय की मदों को दिखाया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में ऑपरेशन यानी संचालन से संबंधित व्ययों और क्रेडिट पक्ष में ऑपरेशन से संबंधित संचालन से संबंधित इनकम्स को दिखाया जाता है। इस खाते का क्रेडिट बैलेंस होने पर सरप्लस कहलाता है, जिसे नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और डेबिट शेष यानी कि डेफिसिट होने पर शुद्ध रेवेन्यू जो खाता है हमारा नेट रेवेन्यू अकाउंट, उसके डेबिट साइड में इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या एक रेवेन्यू अकाउंट का परफॉर्मा हो सकता है? तो आइए हम देखते हैं फाइनल अकाउंट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो। तो रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में, जैसा कि मैंने बताया, कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, लॉ चार्जेस, डेप्रिसिएशन, जनरल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस,
बैड डेट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ और आपको रिपेयर्स दी हो सकती हैं, ऑयल वेस्टेज, वाटर, सैलरी ऑफ इंजीनियर दिया हो सकता है, वेजेस एंड ग्रेचुटीज़, रिपेयर्स, वॉट इस तरह के जो ऑपरेटिंग खर्चे होंगे वो डेबिट में आ जाएंगे। और क्रेडिट की साइड, बाय सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइट, बाय सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर, बाय सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, by public lights, by rent receivables, by transfer fee operating, by miscellaneous receipts, by sale of ashes, by receiving and disconnection fee। बेसिकली ये जो रेवेन्यू अकाउंट है ये बिजली या विद्युत कंपनी से संबंधित हो सकता है। इसी तरह से अगर अन्य कोई कंपनी है तो उसके ऑपरेशन के डेबिट खर्चे और जो आय है उनको हम क्रमशः डेबिट और क्रेडिट में दिखा सकते हैं। अब यदि इसका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, मतलब क्रेडिट का जो डेबिट के जोड़ से ज़्यादा है, तो जो अंतर की राशि है वो डेबिट की तरफ सरप्लस के नाम से दिखाई जाएगी। टू बैलेंस और वी कैन से सरप्लस कैरिड टू नेट रेवेन्यू अकाउंट, और ऑपोजिटली इफ देयर इज अ डेफिसिट देन इट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड बाय डेफिसिट। सो यहाँ पर ये हमारा सरप्लस मैंने दिखा रखा है, ये रेवेन्यू अकाउंट था। अब नेट रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले यदि पिछले साल का कोई बैलेंस है प्रॉफिट का तो उसको आगे लेके आएंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। देन ये जो सरप्लस था रेवेन्यू अकाउंट का उसको नीचे हम लेकर आएंगे बाय सरप्लस एज पर रेवेन्यू अकाउंट। इसके अलावा अब इसकी डेबिट साइड में देखिए, यदि कोई लॉस है लास्ट ईयर का तो उसको आप आगे लेके आएंगे टू बैलेंस ऑफ लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर इफ़ एनी, एंड टू नेट डेफिशिट एज पर रेवेन्यू अकाउंट। अगर रेवेन्यू अकाउंट जो है डेफिशिट शो कर रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें आपको डेबिट क्रेडिट में क्या दिखाना है, देखिए जनोपयोगी संस्थाएं जो है ये नेट रेवेन्यू अकाउंट के बाद बनाती हैं। ये जो अकाउंट है ये एक तरह से P&L एप्रोप्रिएशन की तरह से ही होता है। इसमें गैर संचालन से संबंधित इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि डिबेंचर्स पर, लोन्स पर इंटरेस्ट हो गया, आयकर का प्रावधान, बकाया, डेप्रिसिएशन, कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन आदि। इसके अलावा लाभ के विभिन्न प्रकार के एप्रोप्रिएशन जैसे प्रपोज, डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू रिजर्व आदि दिखाए जाते हैं। और गैर संचालन की जो इनकम्स होती हैं उन्हें क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो जैसे यहाँ मैंने आपके सामने लिख रखा है, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टू इंटरिम डिविडेंड, टू प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड, टू प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व, टू इंटरेस्ट ऑन अदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, डिपॉजिट्स और बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। और क्रेडिट साइड में आप इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स, बाय अदर नॉन ऑपरेटिंग रिसीट्स, तो इन सबको दिखाएंगे। देन इसका आप बैलेंस कर लेंगे। अगर क्रेडिट की साइड का जोड़ ज़्यादा है डेबिट की साइड से तो डिफरेंस जो है डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। ऑपोजिटली अगर लॉस है तो लॉस आ रहा है, डेबिट का योग यदि क्रेडिट के योग से ज़्यादा है देन इट विल बी अ लॉस, सो इट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ऑफ लॉस कैरिड फॉरवर्ड। तो इस तरह से नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है। देन थर्ड स्टेप में इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी खाते पर प्राप्तियां एवं भुगतान उनका विवरण बनाया जाता है। इस विवरण में कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसीट्स को दिखाया जाता है। इस विवरण के लेफ़्ट साइड में पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को शो किया जाता है, और दाएं पक्ष यानी राइट हैंड साइड में हम इसमें कैपिटल रिसीट्स को दिखाते हैं। पूंजीगत व्ययों के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियां यानी इंटेंजिबल एसेट, फिक्सेशियस एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को लिखा जाता है। और पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल, पूंजीगत संचय और ऋण पूंजी को लिखा जाता है। हर पक्ष में रकम के 3 खाने होते हैं। स्थायी संपत्तियों को उनकी मूल लागत पर ही लिखा जाता है। मूल्यह्रास की रकम को रेवेन्यू खाते के डेबिट में लिखकर मूल्यह्रास कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मूल्यह्रास कोष को सामान्य चिट्ठे में लिखा जाता है यानी कि डेप्रिसिएशन फंड को। और इस विवरण के जो बैलेंस है उसको हम जनरल बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड का योग इनकम से ज़्यादा होता है तो इस शेष को हम जनरल बैलेंस शीट में एसेट की ओर दिखाते हैं, और इसकी विपरीत स्थिति में हम इसको लायबिलिटीज़ की ओर दिखाते हैं। तो इसका क्या फॉर्मेट हो सकता है, देखिए प्रत्येक पक्ष में 2-2 4-4 खाने हैं टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर,
पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल के अंत तक कितना एक्सपेंस किया जा चुका है। देन एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कितना व्यय किया गया। देन टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर, तो दोनों का जोड़। देन कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ, इसमें भी रिसीट्स अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अंत तक कितनी प्राप्तियाँ थी। रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर, इस वर्ष के दौरान कितनी प्राप्तियाँ हुई, और दोनों का योग टोटल रिसीट्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हम दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, मशीनरी, मेन्स एंड पाइप्स, वर्क्स, मीटर्स, और जैसा कि मैंने बताया इंटेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स भी दिखा सकते हैं। तो इसके अलावा कैपिटल रिसीट्स में शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, प्रीमियम वगैरह दिखाया जाता है। देन बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर ऑपोजिटली बैलेंस बच रहा हो तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में दिखा देंगे, जैसे भी स्थिति होगी। नाउ कम टू जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट यानी कि सामान्य चिट्ठा। इसमें पूंजी खाते में लिखी जाने वाली संपत्ति और दायित्वों को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं। इसके संपत्ति पक्ष में करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और नेट रेवेन्यू अकाउंट के बाद डेबिट बैलेंस को दिखाया जाता है, और इसके दायित्व पक्ष में करंट लायबिलिटीज़, आयगत संचयों, प्रोविजंस को, और शुद्ध रेवेन्यू खाते के क्रेडिट शेष को लिखा जाता है। पूंजीगत खाते का शेष भी सामान्य चिट्ठे में लिखा जाता है। ये जो स्टेटमेंट थी इसका बैलेंस भी, और इसके दोनों साइड्स का योग जो है वो बराबर आना चाहिए। तो जनरल बैलेंस शीट में एज ऑन जो भी डेट हो, तो इसके हम लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज़, डेप्रिसिएशन फंड, प्रपोज डिविडेंड, रिजर्व फंड, अनक्लेम डिविडेंड और नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस यहाँ दिखाते हैं। देन बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल, जो भी स्टेटमेंट का बैलेंस होता है वो यहाँ आएगा। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स फॉर रेंट, स्टोर्स इन हैंड, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एंड अदर करंट एसेट्स, ये आप इसमें दिखाएंगे, और इसके दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच करना चाहिए। तो यही हमारा जनरल बैलेंस शीट है। तो इस तरह से हम इसमें अंतिम खाते, जन उपयोगी संस्थाओं के लिए अंतिम खाते बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।